नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश की नई संसद का 28 मई को लोकार्पण किया जाना है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के जरिए कराना तय हो गया है और इसे लेकर एक अलग अलग तरीके का विवाद खड़ा है। सेंगोल को लेकर जो संसद में चोल वंश के जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक, या यूँ कहें कि दक्षिण भारत में जितने भी राजवंश थे वो सेंगोल के जरिए ही सत्ता का हस्तांतरण करते थे, उनको लेकर लगातार बवाल हंगामा चल रहा है। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तर्क वितर्क और कुतर्क भी हैं, लेकिन इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पक्षों में बटा हुआ है। 21 के लगभग जो विपक्षी दल हैं उन्होंने ये कह दिया है कि कम से कम वो संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो एनडीए ने भी दावा किया है कि जो उनके समर्थक 24 दल हैं बीजेपी समेत, वो संसद के उद्घाटन, जो नई संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, भारत की आत्मा उसे बताया जा रहा है, उसको लेकर वो लगातार जो दल हैं वो आगे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ में हैं। ये इसी बहस के बीच आज 26 मई है और आज ही के दिन 2019 में नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक तरफ सरकार के 9 साल की उपलब्धियां हैं, जो सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और संगठन लगातार प्रधानमंत्री की उपलब्धियां बता रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सवाल प्रधानमंत्री से पूछ लिए हैं और उनके दावों को, सरकार के कामकाज को वो खोखला बता रही है कांग्रेस पार्टी। 9 सवाल पूछे हैं, 9 सवाल। यही नहीं, राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि जवाब दे दीजिए कि महंगाई क्यों है, जवाब दे दीजिए कि बेरोजगारी क्यों है, जवाब दे दीजिए कि इस देश में वैमनस्यता क्यों बढ़ रही है। इस तरीके के सवाल राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके खरे खरे लफ्जों में पूछ लिए हैं। सरकार के 9 साल पर कांग्रेस ने जो सवाल पूछे हैं उसको लेकर आज हम मंथन में आए हैं और इन्हीं 9 सवालों पर हमारा मंथन है। और मंथन इस बात पर भी है कि क्या सेंगोल विपक्ष के लिए सेल्फ गोल है या जो मांग कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंगोल की तरफ ये गोल पोस्ट शिफ्ट करना चाहती है सरकार, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। राष्ट्रपति संवैधानिक हेड होने के नाते राष्ट्रपति से उद्घाटन होना चाहिए। तो इस सवाल को सेंगोल पर शिफ्ट करने की कोशिश चल रही है और जो मुख्यधारा का मीडिया है उस पर जो मुख्य सवाल है विपक्ष का, उसके बजाय सेंगोल पर चर्चा हो रही है। मोदी के 9 साल, कांग्रेस के 9 सवाल, इस पर चर्चा हो रही है। हमारा भी मंथन आज इसी। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से सवाल पूछे हैं। कहा कि 9 साल में आपने क्या किया। और कांग्रेस पार्टी के इस सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बकवास है, ये एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। बकवास सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। एक तरीके से उसका एक अलग तरीके का वो रहता है, इतने बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं, लेकिन वो बोगस सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बाकायदे एक डॉक्यूमेंट जारी करके उसके नेताओं, उसके प्रवक्ताओं ने, उसके जो मीडिया सेल के इंचार्ज हैं जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत, तमाम इस तरीके के लोग जो टीवी पर नज़र आते हैं, उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट जारी करके 9 साल 9 सवाल नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया कांग्रेस पार्टी ने। और ये डॉक्यूमेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। और इस डॉक्यूमेंट के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला करते उनकी 9 साल की सरकार को 5 साल 2014 से 19 और 19 से जब 4 साल इधर हो चुके हैं,
उसको एक तरीके से विफलतम सरकार बताया है। कहा है कि देश की इकोनॉमी गिरासताल पर चली गई है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार, अडानी पर वो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए, और बहुत सारे कृषि को लेकर बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के जो 9 सवाल हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, उनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल कांग्रेस से भी पूछे कि भाई बहुत सारा काम हुआ है, इसको इन 9 सवालों से नहीं मिटाया जा सकता, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने किया ही क्या है, और बहुत सारे बातें, बहुत सारे उन्होंने इसका पलटवार भी किए। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता हो मुफ्त का, उस पर वो जीते हों, किसी की सरकार की इमदाद और उसके रहमो करम पर जीते हों, उस देश का हालत क्या है, उस देश की हालत क्या है, ये सब कोई समझ सकता है। बहुत सारे बातें, बहुत सारे सवालात हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भाई जितने सवाल उन्होंने पूछे, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अडानी, इन पर जितने सवाल उन्होंने पूछे, आज तक प्रधानमंत्री ने किसी का जवाब नहीं दिया है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री इन पर चुप्पी तोड़ें और जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल, भ्रष्टाचार, अडानी, भाई भतीजावाद सहित तमाम मुद्दों पर बहुत सारे जो 9 सवाल किए हैं, वो बड़े तीखे सवाल हैं। और इसके बाद देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि भाई आप दोस्तों के लिए छोड़कर जरा जनता के लिए भी काम करना शुरू कीजिए और अपने वादों को पूरा कीजिए जो आपने वादे जनता से किए हैं, और माफ़ी मांगे कि आपने वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वह काल्पनिक थे और कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 सवाल का एक बुकलेट भी जारी किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया, और बहुत सारी जो इस तरीके की चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने हमला किया है। अब जो जयराम रमेश और रविशंकर प्रसाद वार पलटवार, देखिए। साथियों, आज ही के दिन 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 9 साल बाद आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय पहले उठाया था, बार बार उठाते रहे, कोई जवाब नहीं आया सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, और आज के दिन हम मजबूर हैं कि वही 9 सवाल हमें फिर से उठाना पड़ रहा है। जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और दोकोलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। रविशंकर प्रसाद जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि चीन के आगे क्यों घुटने टेके, गलत जानकारी क्यों दी देश को? चीन घुस आया है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है चीन के आगे घुटने क्यों टेके? रविशंकर प्रसाद का जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमने टिकटॉक बैन कर दिया। ये हिम्मत का काम है। रविशंकर प्रसाद जी इस बात को कह रहे हैं, आप तय करिए कि हिम्मत का काम है या नहीं, तो इस देश की जनता तय करती है। और नरेंद्र मोदी को बहुमत के साथ में इस देश की जनता ने ही, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में बैठाया है, तो जाहिर सी बात है कि जनता को ये पसंद है। सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता विपक्ष चाहे 9 सवाल पूछे चाहे 90 सवाल पूछे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उन्हें 9 सवालों से खारिज किया भी नहीं जा सकता। काम है, विश्व में भारत की एक छवि है, छवि बनाई है। मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं, या कोई भी, बहुत सारे लोग असहमत हो सकते होंगे कि ठीक है, इससे पहले भारत में कुछ नहीं था, इससे पहले भारत बड़ा बदनाम था। मैं इन तथ्यों से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन
प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया और 9 सवालों में उनके 9 साल के जो कार्यकाल है, शानदार कार्यकाल है, उसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में ये एक तरीके से विपक्ष का जो मसला है वो विरोधाभासी नजर आता है। लेकिन चूंकि विपक्ष है, उसे आक्रमण करना है, 24 की तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने के लिए तो बैठा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको हमले करने पड़ेंगे। और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही उत्साहित नजर आ रही है। मंथन में हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, उसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया है, अभी तक वो आए नहीं, उनके आने की सूचना नहीं, हो सकता है कि आखिरी तक वह जुड़ जाएं, क्योंकि आजकल ये होता है कि बीजेपी के खेमचंद जी 8:30 बजे के बाद जुड़ेंगे, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। मैं मेहमानों का परिचय करा दूं। अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका अरुणेश जी। विनोद श्रीवास्तव जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, दक्षिणी भारत के हैदराबाद शहर से जुड़े हैं। विनोद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अरविंद जय तिलक साहब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और अनिल जय हिंद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक माहौल को बहुत अच्छी तरह समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं विनोद जी से ही इस मंथन की शुरुआत करूंगा। विनोद जी, 9 साल नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, कांग्रेस पार्टी ने एक बुकलेट जारी की, 9 साल 9 सवाल। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं इस बात से भी सहमत नहीं होता, जैसा मैंने कहा कि 9 साल से पहले किस देश में कुछ हुआ ही नहीं, इस बात से भी मैं सहमत नहीं रहता। लेकिन इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम नहीं किया, शानदार काम नहीं किया है। 9 सालों को कैसे आप देखते हैं? 9 साल बनाम 70 साल। पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकारें जो भी रही, पंडित नेहरू से लेकर 10 साल कम कर लीजिए, 10 साल कम कर लीजिए, 60 ही रखिए विनोद जी। चलिए कुछ कम 60 ही कम कर लीजिए, मतलब 10 साल कम कर लीजिए, वो ज्यादा हो गया 70। हाँ ठीक है 60 साल कर लीजिए। हाँ। ऐसा नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू हमारे गौरव हैं, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी बहुत हो गए, लेकिन उनसे गलतियां ऐसी हो गई जो कि उनके सारे कामों पे पानी फेर देती। अच्छा, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अब छोड़िए उनकी बात में, मुझे इतिहास में बिल्कुल और आंकड़ों में कोई भरोसा रहा ही नहीं। हम 9 साल और आगे आने वाले भविष्य के भारत की बात करता हूं। 9 सालों में जो हुआ है वो शायद कांग्रेस की ना आगे की सोच है ना पीछे की सोच रही। आप अभी देखिए, एक बड़ी भारी बात हुई, ये क्या हो रहा है? ये आप ये संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे? अरे ये क्या बात है भाई? राष्ट्रपति करे, उसी राष्ट्रपति को गाली दी आपने है, और उसके बाद से आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं। अच्छा, फिर चलिए ठीक है, सेंगोल, अरे एक पवित्र, उसको प्रधानमंत्री अभी नेहरू जी को सौंपा गया है। वो एक परंपरा, कोई भी धर्म हो, एक उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता पे संदेह, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए, सब जाइए। भारत आज कहां पहुंच रहा है? ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी तो हमारे दादा के पैदा होने से लेके और हमारे बच्चों के पैदा होने तक जो है वो जारी रहेगी। 33 करोड़ की आबादी के बाद से आज 140 करोड़ की आबादी है, और कांग्रेस 42.28, हम दुनिया में सबसे ज्यादा। हाँ, तो अभी बहुत सारे राष्ट्रीय नेता 135 करोड़ कह रहे हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे संशोधित कर लें। भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और सबसे ज्यादा आबादी हमारी 142 करोड़ से अधिक। हाँ, 142 करोड़ की आबादी बढ़ाने की छूट हमको पूरी मिल गई, लेकिन उससे हमारा कर्तव्य, दायित्व, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि एक जनता का प्रति, एक मतदाता के रूप में कोई आदमी आवे तो जरा अपने को जांचे तो कि हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस के पास इतना अच्छा समय था, इतने अच्छे लोग,
कि आप जो है अपने को बिल्कुल पक्का कर सकते थे, अपनी पार्टी को भी मजबूत बना सकते थे, लोगों को ला सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। विनोद जी, मोदी के काम पर केंद्रित रहना होगा मुझे आज। मेरी जो आज बहस है, मोदी के काम पर ज्यादा हमारा फोकस रहेगा कि मोदी ने अच्छा काम किया तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल काम है, बहुत अच्छा काम है। सड़कों जो संपर्क है, ये चीज, वो संपर्क सड़कों तो छोड़ दीजिए, जनता के साथ जो संपर्क मोदी जी ने बनाया, वो शायद कोई नहीं बनाया। बच्चों के चाचा हो सकते थे नेहरू, लेकिन परीक्षा के समय बच्चों के तनाव, बच्चों की समस्याओं का समाधान करने वाले मोदी ही हैं। उन्होंने मन की बात की, रेडियो को रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करना, खादी एक विचार, ये सब चीजें नींव में जम रही हैं। लेकिन आज भी हम जो है गुलाम मानसिकता से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, पॉजिटिव बात कोई कर ही नहीं पा रहे। हमें किसी के उससे, हम प्रणाम करते हैं सबको, कांग्रेस को, लेकिन आज की कांग्रेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं आप भाई? क्यों संसद भवन का उद्घाटन है, जाइए, एक ऐतिहासिक पल है। एक आदमी वो है जिसने एक नई संसद बना दी। ठीक बात है विनोद जी। मैं कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव के पास जाऊंगा, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुणेश यादव, विनोद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और साउथ में हैं लगभग 20-22 सालों से, और आप लोग कह रहे हैं कि दक्षिण ने बीजेपी के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब बीजेपी वहां नहीं आ पाएगी। विनोद जी वहां बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास अवसर थे, आपने वो काम नहीं किया। प्रधानमंत्री के बहुत सारे काम उन्होंने गिनाए और 9 सवालों से खारिज तो नहीं किया जा सकता मोदी के काम को। भाई जाहिर सी बात, वो लोकप्रिय नेता है, 2-2 बार प्रचंड बहुमत से सरकार में आए, तो यूं ही जनता तो नहीं भाई, कहीं जनता सिर्फ फिर तो है नहीं कि किसी को ऐसे ही वोट दे देगी, और कहीं ना कहीं उन्होंने काम तो किए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन एक सवाल वो भी उठा रहे हैं कि भाई संसद वाला है, लेकिन जो आज जो आपकी टिप्पणी और मुख्य फोकस हमारा, चूंकि आज ही के दिन शपथ ली थी 2019 में, और उसके बाद उससे पहले 14 से 19 तक तो 9 साल उनको हो गए हैं, और आप लोगों ने एक बुकलेट जारी करके 9 सवाल पूछ लिए हैं। कर्नाटक के बाद कुछ ज्यादा उत्साहित हैं क्या आप लोग? देखिए साहब, विपक्ष का जो काम है वो काम मैं ये मानता हूं कि विपक्ष को करना चाहिए, और उस काम को हमारी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ कर रही है। हमारा काम है जनता के सवालों को सरकार से करना, ना कि भाई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, दुख की बात है कि आजकल जो कुछ मीडिया के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, वो सिर्फ सरकार के हर बात को जो है मास्टर स्ट्रोक बताने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया का जो रोल है वो भी वैसा रोल नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में जो भी काम किए, बहुत अच्छी बात है। भाई देखिए, हमारा जो एक प्रमुख जो एजेंडा है वो ये है इसमें कि क्या मोदी जी जो 2014 में मुख्य जो बिंदु को लेके सरकार में आए, क्या उन कसौटी पे प्रधानमंत्री जी खरे उतरे हैं? जो प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, स्विस बैंक से काला धन लाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने की बात करते थे, महंगाई कम करने की बात करते थे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की बात करते थे, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी और भी तमाम बातें करते थे, तो क्या उन मुद्दों पे खरे उतरे हैं? देखिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने खुद कहा 2-3 साल पहले कि साहब हमारे खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम तमाम सरकारी पदों को भरे। तो स्वरोजगार करा रहे हैं, वो कह रहे भाई स्वरोजगार करो और रोजगार सृजित करो अपने लिए, दूसरों के लिए भी भरना कह तो अलग रहे हैं। बात है और स्वरोजगार का अलग बात है। मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं भाई अरुणेश यादव, वो सरकार मार्ग प्रशस्त कर रही है, मार्ग पे चलिए, रोजगार पाइए, कौन सी दिक्कत है? जो लाखों करोड़ों पद, सरकारी पद जो खाली है, तो उनको भरने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? देखिए, सरकार के जो प्रमुख कर्तव्य है, सरकार उन अपने कामों से विमुख नहीं हो सकती। युवाओं को नौकरियां देना सरकार का काम है और सरकार को उस काम को करना चाहिए। तो हम ये सवाल अगर पूछ रहे हैं तो हम क्या गलत सवाल पूछ रहे हैं? अब दूसरी बात जो संसद वाली बात, संसद वाला अगली चरण में आएंगे, क्योंकि उसको हम आखिरी में रखे हुए हैं। सिंगोल और तो गोल आखिरी में लेकर आएंगे, सिंगोल का गोल आखिरी में लेकर आएंगे। अभी चर्चा मोदी पर, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं जी। जय हिंद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिल जय हिंद साहब। अनिल जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 9 साल 9 सवाल, मैं आपकी दृष्टि से, नजरिए से जानना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी की सरकार को करोड़ों करोड़ भारतीयों का समर्थन प्राप्त है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप वो दूसरी बार भी 19 में सत्ता में आए और इस 19 के भी 4 साल हो गए, 9 साल का शासन वो कर चुके। एक टर्म अगर और मिल गया तो नेहरू जी का भी रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। रिकॉर्ड उनको नेहरू जी का तोड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी से बहुत परहेज करती और उसको नेहरू जैसे चाचा नेहरू थे तो उनको चाचा तो बनना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम टीचर बन जाएंगे, टीचर वाले चाचा। सब कुछ कॉपी होगी नेहरू जी की, लेकिन नेहरू से परहेज है। मैं इस पर नहीं जाता। आप बिल्कुल निर्छीर विवेकी तरीके से अंतर आत्मा से नरेंद्र मोदी ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी प्रशंसा जरूर करिएगा, और जो काम अच्छे नहीं हुए हैं उनकी आलोचना का भी आपको हक है, अगर करना चाहें तो। देखिए, पत्रकार का धर्म होता है कि सत्ता नशीनों से प्रश्न पूछें। तो जिन चीजों का वायदा करके मोदी जी आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, गैस की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 35 रुपए का हो जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी हो जाएंगी, हर एक को घर मिल जाएगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, चीन को हम लाल आंख दिखा देंगे। हाँ, लाल आंख वाला मैं कहीं पढ़ रहा था, वो लाल आंख वाला बिल्कुल ठीक करें आपने। जी 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 जी। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो जनता ने 2019 में जरूर समर्थन दिया लोकतांत्रिक तरीके से, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके कारण भी रहे थे, काफी लोगों को लगा कि भाई अभी मोदी जी को पूरा समय नहीं दिया, कुछ समय इनको और देना चाहिए। कुछ पुलवामा का जो वो हादसा हो गया वो भी एक कारण था, और कुछ ने ये सोचा कि विपक्ष तो बिखरा हुआ है, कोई विकल्प है नहीं, बिखरा हुआ विकल्प है, कोई सशक्त विकल्प नहीं नजर आ रहा, इसलिए मोदी जी को उन्होंने 2019 में वोट करोड़ों लोगों ने दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज लोगों के मन में क्या है, ये तो जब वोट डलेगा तभी पता लगेगा कि आज की क्या स्थिति है। तो मेरा मानना यह है कि आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच में, कहीं अदानी तो 77,000 करोड़ रुपए आज मैं कहीं, जय हिंद साहब माफी के साथ मैं आप रोक रहा हूं, मैं अभी किसी नेशनल चैनल पर देख रहा था कि भाई एक सर्वे अचानक आजकल एक ट्रेंड चल गया है पत्रकारिता में, हम पत्रकार भी ये करने लगे हैं। आज मोदी जी ने शपथ ली थी तो अचानक एक सर्वे आ गया, CSDS या किसका, कोई एजेंसियां किसी चैनल के साथ में कर रही थी, और उनका एक सर्वे आ गया कि भाई इस देश में 74% लोग खुश हैं, नाखुश केवल 16% लोग हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं है, खुश नाखुश के बीच में है। अचानक सर्वे आ जाता है कि 74% खुश। कोई भी देखेगा तो कहेगा यार अद्भुत है, ये तो इतना बढ़िया काम हुआ है। 74% अगर खुश हैं तो फिर इसमें चर्चा करने की क्या जरूरत है। ये तो कांग्रेस वाले तो फर्जी आलोचना कर रहे हैं, वो लेके कौन 9 सवाल 9 बेहाल क्या क्या करते रहते हैं, तो बचा ही क्या। और एक और इसी सर्वे में देख रहा था कि नरेंद्र मोदी को 54% लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, राहुल गांधी को सिर्फ 27% लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जय हिंद साहब। दुर्गेंद्र जी, देखिए आजकल आपको पता है गोदी मीडिया है, गोदी चैनल है, गोदी सर्वे है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन CSTS का एक सर्वे आया था जो NDTV के साथ उन्होंने मिलकर किया, वो काफी ऑथेंटिक है। उसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की रेटिंग करीब 10% बढ़ गई है। हाँ जी, पिछले 1-2 साल जी जी। तो अब इन सर्वेस को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता नहीं। असली सर्वे तो 2024 में होगा, जब लोग आप वोट डालेंगे, वो होगा रियल सर्वे, तो वो पता लग जाएगा उस समय क्या है। लेकिन आप देखें ना, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे एक OBC प्रधानमंत्री है, और हमारे देश में जातीय जनगणना की जिसकी बरसों से मांग है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जातीय कांग्रेस ने आज सवाल ये भी पूछा है। जय हिंद साहब, ये भी सवाल पूछा उन्होंने। जी 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 जी। तो ये जो सारे सवाल हैं, ये भी सामने आने चाहिए कि एक OBC प्रधानमंत्री होते हुए फिर जातीय जनगणना नहीं हो रही, और जिसकी डिमांड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम कर रहे हैं कि जन कल्याण की जो उन्होंने नीतियां हैं वो लागू तभी करेंगे जब आंकड़े सामने आएंगे। ये सारे के सारे जो हैं फेलियर्स हैं। और अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी दौरा करके आए हैं, और जैसे ही वो वापस अभी पहुंचे नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया। 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा, पंजाब, इस तरह के 5 स्टेट के स्टूडेंट्स पे उन्होंने बैन लगा दिया कि वो उन स्टेट्स के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते। और उनमें से 5 में से 4 जो है BJP शासित प्रदेश है, UP, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। जी।
और वजह तो इससे जहीन साहब वो ये बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कि ये लोग आते हैं पढ़ने के लिए और यहीं बस जाते हैं, बेरोजगार आते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तो हमारे संसाधनों को ऑक्युपाइड करने लगते हैं, ये बताया उन्होंने। और प्रधानमंत्री नहीं, जी तो उन्होंने सिर्फ 5 स्टेट का नाम दिया ना जी। उन्होंने तमिलनाडु नहीं कहा, उन्होंने दिल्ली नहीं कहा, हिमाचल नहीं कहा, राजस्थान नहीं कहा, उन्होंने तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन स्टेट्स का नाम नहीं लिया उन्होंने। छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया, बंगाल का, बिहार का नहीं लिया। लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, ऐसा होता है, वैसा अब होता ये है। कोई खबर आने बिहार वाली में होगी कि इन्होंने कांग्रेस ने किया। इसे प्लांट कराया होगा, मुझे लग रहा है ऐसे कोई खबर आने वाली होगी। ऐसी खबर आने वाली होगी 2 दिन में, कल तक आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा। राघवेंद्र राजू पूरे देश में घूमा करते हैं, बहुत सारी ऑफ स्क्रीन भी हमें जानकारियां दिया करते हैं। मैं कभी कभी इनकी बातों पर रियलाइज करता हूं कि ये बहुत ठीक बातें कहते हैं, कभी कभी लगता है कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र जी के जो विश्लेषण होते हैं ऑफ स्क्रीन भी, वो बड़े सटीक होते हैं। और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो मैं ही इनको फ़ोन करके कहता हूं कि देखिए आप ये कह रहे थे, हो गया। तो राघवेंद्र राजू 9 साल में बहुत निर्चिर विवेकी तरीके से मैं चाहता हूं, बगैर किसी तरफ इधर उधर डोले हुए, क्योंकि अब ये बड़ा मुश्किल है, पत्रकारों को भी अपनी अस्मिता बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुर्गेन जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई थी, भ्रष्टाचार और महंगाई पे बार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये तमाम जो मुद्दे लेकर के मोदी सरकार बनी, और धीरे धीरे सहने सहने आपने देखा हो कि आम जनमानस में विभिन्न उन्होंने जो योजनाएं कारगर करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें निसंदेह ये तो आप मानना चाहिए आपको कि चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे काम हुए, कई एम्स बने, कई एयरपोर्ट बने। इसके अलावा ये भी बात सच है कि जो विवाद रहे हिंडनबर्ग की जैसे आज ही कानपुर में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, और नागरिक उड्डयन मंत्री जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर, वाणिज्यिक शहर में कहे गए हैं कि 22 एयरपोर्ट और, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अभी आपने जो बात कही थी, ये निश्चित तौर पर है कि जब कोई बड़ा योजना, अगर मान लीजिए हम पूरे कर रहे हैं 9 साल, और देश में अगर नई संसद का निर्माण हो गया, 862 करोड़ रुपए लग करके जो नई संसद बनी, इसका पहले जो बना था डीपीआर, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी डीपीआर तैयार हुई। निश्चित तौर पर विवाद इस बात का भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा जो इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, वो तमिल को लेकर के जो राजनीति आप जो रख रहे हैं मुद्दे, वो तमिल की राजनीति को लेकर के आप जो मुद्दे रख रहे हैं। और इसके अलावा अभी कई राज्यों में चुनाव है, जब आप जुलाई के बाद देखेंगे कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, और छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में जब चुनाव शुरू हो जाएगा, तब आप देखेंगे स्थितियां कुछ दूसरी दिखेंगी। लेकिन ये भी बात सच है दुर्गेन जी कि आज एनडीए के जो घटक दल हैं मोदी सरकार के साथ में, ऐसा नहीं है, उनके साथ भी अलायंसेस पार्टियां हैं। 18 पार्टियों के साथ साथ 7 दलों का उनको संरक्षण प्राप्त है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, एक नया मुद्दा ला दिया उन्होंने। भाई संकुल का मतलब है अर्थ और संपदा से, उसका राजनीतिकरण इस तरीके से संकुल को लोग जानते नहीं थे, आज पूरे विश्व पटल पर संकुल को लोग जानने लगे। राघवेंद्र जी, तो मोदी सरकार सिंगुल से विपक्ष को कोई एतराज नहीं है, वो करे सिंगुल लगाओ चाहे गोल गोल कुछ भी लगाओ, वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं। उनको दिक्कत है कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं करा रहे हो भाई, अपना ही चेहरा क्यों रखो। मोदी सरकार, मोदी, आवाज नहीं आ रही दुर्गेन जी आपकी, मोदी सरकार जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे जरूर लाती है। और आपने देखा हो कि पिछले उसमें रिपोर्ट कार्ड सारे सांसदों से मांगे गए थे। अगर मोदी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, तो ये भी आपने देखा हो चुनौतीपूर्ण कार्ड है कि पूरे भारतवर्ष में जिन सांसदों को इस समय मोदी जी और योगी जी की वजह से लोकसभा या सदन में पहुंचने का श्रेय मिला, आज आप फोन मिला कर देख लीजिए, अधिकांश जो जनमानस में है, अधिकांश सांसद और विधायकों के फोन ही नहीं उठते हैं। आप किसी प्रशासनिक अधिकारी का फोन उठाइए तो पीआरओ पे मिलता है। तो कुछ तो हमको प्राप्त हुआ है। और ये भी बात सच है, पहले जो विकास भवन था उसका 75% जो वेतन था वो केंद्र सरकार के अधीन था, धीरे धीरे वो 60-40 हुआ। और अब तो जो योजनाएं विकास भवन से लेकर के सारी चीजें जो संचालित हो रही हैं, उन तमाम चीजों पर मोदी सरकार ने
बड़ा नियंत्रण अपना रखा है। और आने वाले समय में जो 9 साल आपको दिखाई दे रहे हैं, उन 9 साल में ब्रेक से लौट आए हैं। इस दौरान इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी और अरविंद जयतिलक जी, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे आलोक भदौरिया जी का रुख करूंगा। भदौरिया जी, 9 साल बेमिसाल ऐसा बीजेपी कह रही है और कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी करके कहा है 9 साल 9 सवाल। आप किस तरीके से नरेंद्र मोदी के 9 साल की सत्ता, सरकार के कामकाज, बेहतरीन योजनाएं, उनको किस तरीके से कसौटी में कसेंगे और कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे उस पर आपका क्या नजरिया है? आपके धन्यवाद दुर्गेन जी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा देर में जुड़ पाया, और दूसरी बात, आपके सवालों का मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला 9 साल पहले एक शख्स गुजरात के मुख्यमंत्री पद से निकलकर दिल्ली पहुंचता है और संसद के माथे पर शीश नवाता है जब वो पहली बार संसद में दस्तक देते हैं। और आज 9 साल के बाद का वो दिन है जब अगर हम संसद की हम अवधारणा उठाएं तो उसमें से 3 चीजें उसमें आती हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों से मिलकर के बनती। और अब उसके बाद में ये स्थिति है कि 9 सालों में इतना परिवर्तन आया संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का, उसको बनाए रखने का और उसके अनुपालन का, कि देश के प्रथम नागरिक को संसद भवन के उद्घाटन में न शिलान्यास में पूछा नहीं गया। नंबर 1, देश के जो दूसरे उपराष्ट्रपति होते हैं ना उनको पूछा गया, ना कुछ किया गया। अब सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री ने बनवाया तो हमको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जिस समय शिलान्यास हुआ था, देश उस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, जबरदस्त महामारी थी। लेकिन हमारे जो कैमरा पीवी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसी को इसमें तवज्जो नहीं दी। वो अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं, वो इतना अकेले करना चाहते हैं और ऐसी प्रथा और परंपराएं स्थापित करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वंदे भारत नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन लेके आए, बहुत अच्छी बात लेके आए, अच्छी बात, लोगों को प्रेरित किया, बनी। आपने पहले को झंडी दिखा दी, दूसरे को झंडी दिखा देते, तीसरे को दिखा देती, लेकिन आप हर वंदे भारत को झंडी दिखाएंगे, ये तो बड़ा अजीब सी चीज है। आप तो मीडिया के लोग हैं ना, आप तो दुर्गेन जी मीडिया के बहुत पुराने शख्सियत है, 3 दशक आपको हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि पहली बार अगर कोई खबर होती है ना, जब कोई देता है, घोषणा करता है, तो आप पहले बड़े में छापते हैं, 4 कॉलम में छापते हैं। दूसरी बार होता है तो उसको डबल कॉलम कर देते हैं, तीसरी बार होता है तो सिंगल कॉलम कर देते हैं, और चौथी बार होता है तो वो अंदर के पन्ने में डाल देते हैं, एक नजर में सर, एक नजर तो संक्षेप में डाल देते हैं। तो ये एक पैटर्न है कि एक दोहराव के होने के बाद में भी आप क्या करते हैं। एक तो ये कि संसद की गरिमा, प्रथाएं, देखिए लोकतंत्र में प्रथा बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाजपा की तरफ से एक ही तर्क दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते। मैं इस चीज को मानता ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि देश की सर्वोच्च आप एक संसद बना रहे हैं। पहली बात तो मैं उस बहस में नहीं जाता कि उस संसद की कितनी जरूरत थी, कोरोना काल में कितनी जरूरत थी, जिस समय लोग मर रहे थे, जिस समय आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जिस समय आप सिलेंडर को कैरी करने के वाले ट्रक भी नहीं आपके पास में थे। उस समय आपने इतना पैसा लगाने का सोचा था, क्या वो 2 साल के बाद बना देते तो क्या अनर्थ हो जाता? नहीं होता। तो सवाल है कि लोकतंत्र के मंदिर में शीश नवाकर आप 9 सालों में जो रास्ता तय किया गया है, उस रास्ता तय करने का अंतिम शब्द मैं तब बोलूंगा जब बीच में जब दिल्ली सरकार का भी ले आऊंगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला देता है कि सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी। लेकिन आप उसमें एक अध्यादेश ला करके आप वो चीजों को पलट देते हैं।
तो वो उस क्रम को लेते हुए जब आप जाते हैं, तो इसको कहते हैं ना कि एक जो ऑटोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी से भी एक कदम आगे बढ़ता हुआ है। ये है, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि उसको चीज को मैं किस तरीके से मैं बयान करूं, तो शब्द का इस्तेमाल मुझे को करना पड़ेगा। मुझे खेद है, अफसोस है कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ गई। ये कतई उचित नहीं है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे तो ये नहीं समझ आता। चलिए इस प्रकरण को थोड़ा सा किनारे रख लेते हैं। अब एक हम दूसरी बात लेकर के आते हैं। आपने कहा कि बड़ी बेमिसाल योजनाएं लागू करेंगे। मैं इसमें बेमिसाल शब्द पर मेरे को एक आपत्ति है। योजनाएं की घोषणाएं की गई हैं, मुझे इस पे आपत्ति है। योजनाएं लागू की गई हैं, इस पर मुझे संशय है। इसलिए संशय है कि आप जिस उज्ज्वला योजना का खूब धूम धड़ाका, खूब जबरदस्त प्रचार करते हैं, क्या आपको मालूम है कि उसमें सेकंड और तीसरा सिलेंडर दूसरा और तीसरा सिलेंडर लेने वाले लोग कितने हैं? क्या उनकी सब्सिडी टाइम पे पहुंच रही है? क्या इस पे कोई मीडिया काम करता है? नहीं करता। आप किसान सम्मान निधि की आप बात करते हैं, किसान सम्मान निधि में आप देख रहे हैं कितने फिल्टर लगते हुए कितने लोगों को बार बार पहुंच रही है, कितने लोग उसमें वंचित रह जा रहे हैं। क्या उस पर जोर हो रहा है? नहीं हो रहा। अब देखिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है कि असहमति को भी एक जगह देना। कोई भी देश तरक्की तब कर सकता है जब वो कूप मंडूक ना हो, उसमें विचारों का एक टकराव हो। विचारों के टकराव से एक नई चीज पैदा होती है, आपको एक अपनी कमियां पता चलती है। लेकिन क्या आप उस कमी को सुनने के लिए तैयार हैं? अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर 9 सालों के अगर इतिहास में हम गौर करने जाएं, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे विधेयक आए, कानून बने, लेकिन इनमें से कितने विधेयकों की स्क्रूटनी की गई, कितने विधेयकों को, कितने प्रतिशत विधेयकों को प्रवर समिति के पास में भेजा गया? नहीं भेजा गया। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि आपने सबसे पहले किसान वाला अध्यादेश आया था, जब इस सत्ता में पहली बार आए थे, आपने 2 बार 3 बार अध्यादेश जारी किया, हुआ क्या? आपको वापस लेना पड़ा। आपने किसान कानून बनाए, वो कानून क्या थे? आपने कहा हमने तो किसानों से बात करके बनाए थे। लेकिन अगर आप मीडिया के पन्नों को पलटे, अगर अपनी स्मृतियों को जागृत रखें, जैसा एक मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा वो अपनी स्मृति लोप कर चुका है, अगर उस स्मृति को अगर आप याद करें तो आपको पता चलेगा कि सरकार के पास में 20 दिन तक वो जगह ही नहीं थी, वो बताने को नहीं था कि उन्होंने किस संगठनों से बात कर वो कानून लाए। याद करिए, पन्ने पलटिए। तो सवाल है कि इस देश में हम सब लोग स्मृति लोप का शिकार हो गए हैं। तो इसलिए मैं इसको उपलब्धियों को नहीं मानता। हाँ, सरकार है, सरकार बनी है, हाँ प्रचार में जबरदस्त उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि हम मीडिया वालों की नाकामयाबी और लोगों की सही तरीके से जांच पड़ताल न कर केवल व्हाट्सएप के भरोसे से और फॉरवर्ड करने के भरोसे से आप किसी योजनाओं का सफलता का जायजा उठाते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और उस मौके पे 9 साल के मौके में हमारे देश की कुछ लड़कियां जिन्होंने शोषण का एक आरोप लगाया है, उस आरोप के खंडन करने के लिए कहीं भी कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। ये वैसे ही चुप्पी है जिस तरह क्रोनी कैपिटलिज्म को लेते हुए, एक कॉर्पोरेट को लेते हुए सरकार ने चुप्पी साधी है। क्यों साधी है सरकार ने कॉर्पोरेट को लेते हुए चुप्पी? ये बड़ा सवाल है। सरकार को कहना चाहिए सब साफ है, सब कुछ सही है। आज के जमाने में, मैं आपका 10 सेकंड और लूंगा, आज के जमाने में आप ये मान करके चलिए कि कोई भी कंपनी बनती है ना, डायरेक्टर से लेकर सबका एड्रेस से लेकर सारी चीजें देनी पड़ती हैं, सबका केवाईसी होता है, तब भी आपको पता नहीं चलता कि आपको वो कहां से है। एक एड्रेस पर उसने हिंडनबर्ग ने दे दिया, तब भी आप जांच नहीं कर रहे। उस दिशा में तो जांच ही नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आपने कानून बदल डाला। एक एफपीआई है, एफपीआई में एक कानून था जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें एक कानून था कि सबको देना पड़ेगा कि उसका अंतिम लाभार्थी, अंतिम वो कौन जिम्मेदार है जो उस कंपनी में है। आपने उस चीज को बदल दी। ठीक बात, बहुत सारी चीजें हैं हम जहां पहुंच रहे हैं। उस पहुंचने के बाद अब हमको ये लगने लगा है लोकतंत्र को बचाने की घड़ियां आ चुकी हैं। कुछ उपलब्धियां जरूर है, मैं ऐसा ये नहीं करता कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है,
जैसे वंदे भारत की भी बहुत सारी उपलब्धि हैं, लेकिन वंदे भारत की उपलब्धि के पीछे मैं एक तथ्य और बोलना चाहूंगा कि रेलवे के निजीकरण को लेते हुए सबसे पहले नीति आयोग ने कदम उठाया था, और नीति आयोग ने आज 4 साल पहले कहा था कि हम 151 ट्रेनों का निजीकरण करेंगे। और आप जानकर हैरत में होंगे, और आपको अच्छे से याद भी है, हम लोगों ने इस पर बात भी की है, केवल 2 कंपनियां आई थी उसमें बिड में भाग लेने के लिए, नहीं आई थी। अब आप कर क्या रहे हैं? आपने वंदे भारत का किराया बढ़ा दिया है, आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। अब क्या हो रहा, वो तो एयरपोर्ट खुलने हैं आलोक जी, बहुत सारे लोग अब हवाई यात्रा करना चाहते हैं। एयरपोर्ट की एफिशिएंसी धड़ाधड़ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एयरपोर्ट खोल रही सरकार। बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी प्लान जिसका नाम उड़ान दिया गया है, उसमें एफिशिएंसी रेशियो क्या है? अगर मैं इस एफिशिएंसी पर अलग से चर्चा करूंगा आलोक जी, चूंकि अब बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त। और अरविंद जय तिलक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति विश्लेषक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। 9 साल आप लोगों ने बेमिसाल कहा है, मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की ओर से। अरविंद भाई के पास जाऊंगा। अरविंद भाई, 9 साल बेमिसाल बनाम 9 साल 9 सवाल। जी देखिए, किसी भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो निर्वाचित सरकार होती है, उसके मूल्यांकन का आखिर पैरामीटर क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि विश्व भर में जो पैरामीटर है वह यह है, 4 पैरामीटर है। एक यह कि उसकी जन स्वीकार्यता कितनी है, सरकार में लोगों की जन सहभागिता कितनी है, दूसरा चीज जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जो है जमीन पर कितना मूर्त रूप लेती है, तीसरा अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार कितना बेहतर करती है, और चौथा होता है कि कूटनीतिक स्तर पर उस राष्ट्र का जो है दुनिया में क्या स्थिति है। अब देखिए, अगर कोई भी सरकार, मैं बहुत गहराई में नहीं जा रहा क्योंकि समय का भी अभाव है, अगर कोई भी सरकार लगातार अपना जो है प्रदर्शन बेहतर करती है, सत्ता में आती है, तो आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि वो सरकार बेहतर कर रही है, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता है, लोग उसकी नीतियों से सहमत हैं। देखिए, एक कहावत है कि पेड़ के नीचे बैठ करके अध्ययन करने वाला व्यक्ति आंखों की रोशनी खो बैठता है। कारण क्योंकि जगह हर चीज में अगर आप बुराई देखेंगे, अगर पूर्वाग्रह से बध करके, खूंटों से बध करके मूल्यांकन करेंगे, तो आप अपने जो सच्चाई को है कहीं ना कहीं खत्म कर लेंगे। जी, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि सरकार की अगर कामयाबी है तो उस कामयाबी को भी कहिए, नाकामी है तो नाकामी को भी कहिए। यह कहीं सभी विश्लेषण में नहीं होना चाहिए कि आप जो पूरी नाकामी गिनाए और जो खूबियां हैं उसको खा पचा जाए। देश में कुछ इसी तरह से हमेशा से होता आया है। मेरा मानना है कि अगर यह सरकार जो है इस राष्ट्र को जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाम पर पहुंचाने में ले गई है, तो कुछ तो इसकी खूबियां रही होगी। अगर मान लीजिए 2014 में 25,000 कृषि का बजट होता था, 1.25 लाख करोड़ हुआ है, तो कुछ तो बेहतरी हुआ है। अगर 80 करोड़ लोगों को अन्न पहुंच रहा है, 2010 में मुझे याद है शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गोदामों में जो अनाज सड़ रहे हैं 60,000 करोड़ के, उसको लोगों तक क्यों नहीं वितरित करते? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पहुंचाने का कोई जो है व्यवस्था नहीं है। एक वो भी सरकार थी। आज यह सरकार 80 करोड़ लोगों तक दे रही, आप इसकी आलोचना करिए, भरपेट करिए, लेकिन जो लोग उससे पर्कुलेट हो रहे हैं, जिनके पेट में अन्न जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं तो सरकार के प्रति तो अपना जो है एक नजरिया रखेंगे ना, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, 1965 की मैं एक छोटा सा बात कहूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, बी जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वहां लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यक्रम लगा था अमेरिका में। अयूब खान ने कह दिया कि मुझे भी बुलाइए अमेरिका से, नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है हटाइए, मत बुलाइए। अमेरिका जो है दोनों को एक ही पलड़े पर तोड़ा, और जो है न अयूब खान पहुंचे और नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे। आज भारत देखिए कूटनीतिक स्तर पर, मैं कहता हूं सरकार की ढेर सारी नाकामियां, मैं उसको भी गिनाऊंगा, लेकिन सच्चाई है ना कि कूटनीतिक स्तर पर सरकार ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है, क्या आप इसको आंख बंद करके इनकार तो कर नहीं सकते हैं? बेशक, जैसा कि आदरणीय आलोक जी ने कहा कि कुछ उज्ज्वला योजना जो तीसरा जो व्यक्ति ले नहीं पा रहा है, बेशक वो सही चीज है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस निपटने के लिए सरकार के पास वो हथियार, वो बंदोबस्त होना चाहिए जो कि आज की तारीख में नहीं है। कोशिश कर रही, उसकी कोशिश को नकार नहीं सकते 9 सालों में, लेकिन जो है जिस देश की आबादी जो है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो जाता है, उसको आप कह देंगे कि आप जो है सरकार कुछ नहीं कर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी बेहतर काम किया, वो उसको कैसे कोई भुलाया जा सकता है?
जो तीसरा मोर्चा की सरकार थी उसने काम किया, लेकिन सीधे से खारिज कर देना तो ठीक बात है अरविंद भाई। अच्छी बात नहीं। जी जी ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि शर्मा जी को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है और 9 सवाल आपसे पूछे हैं। सारे तो मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें कुछ बड़े जनता से जुड़े सवाल हैं और उन सवालों पर आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो लगातार सवाल पूछती रही, अभी भी पूछेगी, पूछती रहे। उनका ये हक भी है और उनका ये नेचर भी बन चुका है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने हैं। अभी आदरणीय हमारे राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकार महोदय जी बात कर रहे थे, आलोक भदौरिया जी, वो कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा तो दे दिया, गैस तो दे दी, क्या उस योजना के जो लाभार्थी हैं वो दूसरा, तीसरा, चौथा सिलेंडर भरवा पाते हैं? आदरणीय आलोक जी, आपने मेरे से ज्यादा ही महसूस किया होगा, जब हमें चूल्हा लेना होता था, गैस सिलेंडर लेना होता था, एमएलए एमपी के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, माथा रगड़ना पड़ता था, रिकमेंड कर दो कि हमें चूल्हा मिल जाए, हमें गैस मिल जाए। ये इस स्थिति को हमने खत्म कर दिया, बल्कि हमने गरीबों को चूल्हा दिया, गैस दिया। अब आपको बता दो, 2 सिलेंडर तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको फ्री दे रहे हैं, होली पे दे रहे हैं, उनको दिवाली पे दे रहे हैं। तीसरे सिलेंडर की, जब आप गांव में रहते हो, छोटे टाउन में रहते हो, मैं गांव से आता हूँ, और गांव में हाइब्रिड मोड पे आज जिसकी कैपेसिटी है सिलेंडर भरवाने की या जिसकी कैपेसिटी नहीं है, वो भी हाइब्रिड मोड पे खाना बनाते हैं। कुछ चूल्हे पे बनता है, कुछ गैस पे बनता है। आज भी जो गैस है वो अब पूरी तरीके से 100% गांव में यूज नहीं होती, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपना चूल्हे पे ही वो खाना पसंद करते हैं। तो 2 से 3 सिलेंडर ज्यादातर परिवारों में यूज ही नहीं होते। आप बैठ के अगर टीवी पे बैठ के या एक कृषि कमरे में बैठ के उसको एनालाइज करोगे तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने साधन दिया है, संसाधन दिया है, रास्ता दिया है, हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं, और इसके अलावा 2 सिलेंडर फ्री के अलावा 12 सिलेंडर तक सब्सिडी है, उनको कॉमर्शियल रेट पे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये कह देना 200 रुपया हमको, आपको 1100 रुपया में, उनको 900 में। ऐसा 200 रुपया नहीं है, सब्सिडी 200 रुपया है उनको, हमको आपको 1100 कुछ में मिलता है, उनको 900 में मिलता है। मैं आता हूँ 12 कर लीजिएगा इसको, उस पर भी आता हूँ। 2 फ्री है, फ्री के बाद 200 रुपया कम किया है आपने, धन्यवाद आपका। ठीक है, 200 रुपए ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज फॉर ऑल जो सब्सिडी है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये बात आती है कि आप इसको एक सिरे से खारिज कर रहे हो, कि बिल्कुल गलत। कहाँ सिलेंडर मिलता नहीं था, इवन मिडिल क्लास की सिलेंडर लेने जाए तो उसको मिलता नहीं था। ट्रांसफर कहीं हो गया, दिल्ली से मुंबई चला गया, दिल्ली से आगरा चला गया, दिल्ली से कहीं दूसरे साइड चला गया, तो उसको एक्स्ट्रा में रिश्वत देनी पड़ती थी सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन लेने के लिए। वो स्थिति अब नहीं है। दूसरी बात, आज गांव में जाइए, मैं गांव में रहा हूं, बहन बेटियां घर से बाहर जाके खुले में शौच करती थी, पूरा दिन उनको दबा के रखना पड़ता, पूरा दिन उनको झेल के रखना पड़ता था कि जब अंधेरा हो जाएगा तो हम जाके वहां पे शौच करेंगे। पुराने समय में तो चलो जंगल होता था, खाली जगह होती थी, तो उनका ये काम आसान हो जाता था। लेकिन आज के समय में जगह भी कम है, जो सामाजिक जगह होती हैं, जो ग्रामीण की जो जगह होती हैं, जिनको कॉमन जगह बोलते हैं, वो कम हो गई। और उसमें स्थिति ये थी कि उनके पास टॉयलेट नहीं होते थे, बहुत बुरा हाल था। मैंने देखा है, खुद देखा है, अपने घर की महिलाओं को देखा है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं, घर घर में टॉयलेट है। 12-12 हजार रुपए दिया गया, और उसमें किसी में प्लस माइनस, किसी का उसी में बन गया, किसी क्षेत्र में हो सकता है 1000-2000 रुपए लगाने पड़े। आज हर घर में टॉयलेट है, माता बहनों को इज्जत घर मिला है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने गांव का किया है, पूरे भारत का किया है। अब रेलवे की बात करते हैं, आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हुआ है। जब हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं तो वहां पे आधुनिक सुविधाओं के साथ हम ट्रेन दे रहे हैं। जब हम आधुनिक सुविधाओं के साथ ट्रेन देते हैं तो ये ट्रेन अफोर्ड करने वाले लोग, ये लोग कह रहे हैं कि और ट्रेन चलाएं, बैठे हैं, क्योंकि उनको एयर यूज करना पड़ता था, या फिर उनको ब्लैक में। शर्मा जी, ये सवाल बड़ा मेरे मन में आता है कि हर वंदे भारत का प्रधानमंत्री क्यों झंडी दिखाते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको मैं जानना चाहता हूं आज आपसे। हर वंदे भारत को प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे, इतना समय कहां है? आप लोग उनको इसमें लगा देते हैं। नहीं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके झंडी दिखाने के लिए थोड़ी है भाई साहब। अगर एक बार दिखा दी उन्होंने, अब आप लोग हर बार उन्हीं से झंडी दिखवाते हैं। बहुत सारे काम है भाई, देश पूरा उनको देखना है। आप सही कह रहे हैं। आप उनका पिछले हफ्ते का ही शेड्यूल देख लीजिए दुर्गेश जी, वो आपकी शिकायत को दूर कर देंगे। वो विदेश में जाते हैं, हर मिनट का उन्होंने उपयोग किया है।
निश्चित तौर पर उनकी जो काम करने की शैली है उसको कोई नकार थोड़ी सकता है। दूर कर रहा हूँ दुर्गेश जी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी समय निकाल पाते हैं, सरकार के लिए भी समय देते हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है, मैं बीच में थोड़ा सा आलोक जी मैं आ रहा हूँ, मैं आलोक जी आ रहा हूँ, केवल एक ही इंटरप्ट करूंगा, बस एक सेंटेंस बोलूंगा, लेकिन मणिपुर की हिंसा के बारे में न ट्वीट करने न बोलने का समय मिलता है, बस मेरे मन में कई दिनों से आ रहा था कि मैं इस पर चर्चा करूं। आप जैसा सीनियर पत्रकार, दुर्गेश जी मैं कंप्लीट करूंगा, आप जैसा सीनियर पत्रकार सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात कर रहे हैं। मणिपुर की सिचुएशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है, वहाँ पे जो सपोर्ट देनी चाहिए वो किया जा रहा है। आज कर्फ्यू में ढील दी गई है आलोक जी, कर्फ्यू में ढील दी गई है आज काफी दिनों बाद। उसको राजनीतिक रूप दें, राजनीतिक रंग दें, ये तो कहीं से सही नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां तो कर देंगे, करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहाँ पे उनको सपोर्ट देनी चाहिए दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं 9 साल वास्तव में बेमिसाल हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर शर्मा जी कृपया मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा दूसरे लोगों से, आप कंप्लीट करिए जल्दी से। तो मैं कहना चाहता हूं, अब बात आई पीएम किसान, मैं खुद किसान का बेटा हूं, मैं गांव से आता हूं। अरे किसानों को पैसा मिल रहा है, आप किसानों के पास जाके तो देखिए, किसानों को सिर्फ पीएम किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको फसल बीमा भी मिल रहा है। ओले पड़ते हैं, सूखा पड़ती है, कोई दिक्कत होती है, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आती है, उनको पैसा मिलता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक बात है, ठीक बात है। आज मोदी सरकार में हो रहा है। शर्मा जी रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ में रोक रहा हूं। और किसान कह रहा है कि फिर से मोदी सरकार। माफी के साथ में शर्मा जी आपको रोक रहा हूं। मैं कांग्रेस के मित्र के पास जाऊंगा, 10 सेकंड का रिएक्शन, चूंकि मेरे पास अब समय केवल 2 मिनट है और फटाफट 10-10 सेकंड का मुझे फाइनल कमेंट लेना है लोगों से। कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव, बहुत सारी योजनाएं गिनाई हैं शर्मा जी ने, खेमचंद शर्मा जी ने, पूरा देश इसको जान रहा है, काम तो किया है, कैसे खारिज कर सकते हैं आप 9 सवाल पूछ के? जो ये बात कह रहे हैं, हम किसानों की बात कर लेते हैं कि किसानों को जो है फसल का जो कह रहे हैं ना, ओलावृत्ति हो जाती है, कुछ हो जाता है, बीमा मिल रहा है, कितनों को मिल रहा है, इसकी एग्जैक्ट इनके पास जानकारी, और क्या मिल रहा है। किसी के अकाउंट में 60 रुपए आ रहे हैं, किसी के 50 रुपए आ रहे हैं। एमएसपी कितने किसानों को मिल रही है, एमएसपी पे भी चर्चा हो ना, कि एमएसपी के लिए आपने जो है जब माफी मांगी थी प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लेते हुए, तब कहा था एमएसपी पे कानून बनेगा, अब तक कानून नहीं बना, 2 साल होने को आए उस बात को लेके। और जो कह रहे हैं कि साहब सिलेंडर फ्री में मिल रहा, और 2 सिलेंडर के बाद जो है वो पहले सिलेंडर की कीमत 400 रुपए की होती थी, अब वो 900 या 1100 रुपए में मिलेगा। और इसके साथ जो है जो रोज जरूरतमंद का सामान था, जो रोज जरूरत का सामान, आटा दाल चावल से लेके जो है तेल तक, इस पे 18% जीएसटी लगाना कहां तक न्याय संगत है। वहीं आप अपने बड़े बड़े जो उद्योगपति जो मित्र हैं, उनको तो आप टैक्सेस में सब्सिडी दे रहे हैं, उनके पैसे आप बट्टे खाते में डाल रहे हैं, लेकिन सारा महंगाई का बोझ आप एक मिडिल क्लास के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ठीक है अरुणेश यादव, ठीक है 10 सेकंड में दूंगा शर्मा जी को। अरुणेश यादव रोक रहा हूं आपको, अब मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं। अरुणेश यादव आपको रोक रहा हूं, 10 सेकंड का समय मैं शर्मा जी को दूंगा, खेमचंद शर्मा जी को। शर्मा जी 10 सेकंड का रिएक्शन, 10 सेकंड से 11वां नहीं दूंगा। शर्मा जी मोदी जी की, अरे नहीं लीटर में मिलता है, किलो मिल रहा है। आप लोगों की यही समस्या है, आप लोगों की समस्या ये है, एक तरफ आप कहते हो कि किसानों की फसल पे दाम नहीं बढ़ रहे, नेगेटिव राजनीति कर रहा है, आटे के रेट कर रहे हैं, नेगेटिव राजनीति आप लोग करते हैं, नेगेटिव राजनीति करने का। ठीक है, अब मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों को दोनों को रोक रहा हूं, अब चूंकि 10 सेकंड का समय मेरे पास है। कृपया अरुणेश यादव और खेमचंद शर्मा कृपया शांत हो जाइए, दोनों मेहमान शांत हो जाइए। हो गया। कांग्रेस के जमाने में आत्महत्याएं बढ़ती थी हमारे यहाँ। अब इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे, आज अच्छा दिन है, 9 साल हुए सरकार के, आत्महत्या की बात कभी फिर करेंगे। खेमचंद शर्मा, अरुणेश यादव शांत हो जाइए कृपया, दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं 10 सेकंड के लिए अरविंद जयतिलक साहब के पास जाऊंगा, आपका कमेंट जयतिलक साहब। अरविंद जयतिलक 10 सेकंड केवल। हाँ देखिए दुर्गेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी, ये भारत जैसा विशाल देश है और जहाँ पे जो है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जो है एक ऐसी समस्या है जिसको रातों रात जो है उसका हल नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए सतत प्रयास की जरूरत है। और भारत जैसे संघीय देश में जहाँ पे केवल केंद्र सरकार ही नहीं, हर राज्य में एक सरकारें हैं और उन सरकारों की अपनी अपनी नीतियां हैं, कोई एकीकृत नीतियां इस राष्ट्र की नहीं रही है, चाहे वो 1947 से लेकर के आज तक। तो सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के तालमेल के जरिए ही जो है इस राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है।
जी ठीक बात है। अनिल, जय हिंद साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी, मैं तो यही कहूंगा कि किसानों को अगर राहत दी जाती है तो ये ओलावृष्टि की तो पहले से ही है। ये तो 75 साल से ओला जब पड़ता है फसलों पे तो दिया जाता है। उसमें कौन सी नई बात हो गई? खाद का आपने कट्टा 50 का 45 किलो का कर दिया। डीजल के आपने लग रहा है आप भी गांव से आते हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, मैं भी गांव से ही मैं आता समझ हूं। गया, और मैं ये समझ गया। सिलेंडर जो आप कह रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं, हमें 1100 सिलेंडर पे 200 की राहत नहीं चाहिए। हमें तो पिछला 400 रुपए का सिलेंडर कर दीजिए बस। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊं। राजू जी 10 सेकेंड और फिर फाइनल कमेंट भदौरिया जी। जी दुर्गेन जी, हम ये चाहते हैं कि कम से कम 9 साल और विशाल पक्षों विपक्ष में तमाम तर्क वितर्क चलते रहेंगे, लेकिन अगर नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और कोई चीज उस सेगमेंट पूरे विश्व में एक नया बनेगा, वो संसद में जो आज विपक्ष में हो सकता है वो कल पक्ष में आ जाए, तो ये तर्क वितर्क चलते रहेंगे। लेकिन संकुल का मतलब है कि अर्थ और संपदा से और राज हस्तांतरण होता था। माउंट बेन ने जब पूछा था नेहरू से, तो उन्होंने सी राजगोपालाचार्य जी से पूछा कि भाई सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा भाई ये दे दिया जाए। मेरा तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में राजदंड की क्या जरूरत है? मैं तो कल से सवाल पूछ रहा हूँ, 3 दिनों से कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में राजदंड, जो राजशाही का प्रतीक है, उस राजदंड की जरूरत क्या है? मैं धर्म अधर्म इसमें जा ही नहीं रहा हूं। फाइनल कमेंट भदौरिया जी। नंदी जो है पूरे विश्व में, भारत जो है आत्मनिर्भर होकर पूरे विश्व में। अम्बेडकर जी की आत्मा रोएगी राघवेंद्र जी, वो नंदी की स्थापना के लिए संविधान नहीं लिख गए हैं। पूरे विश्व में भारत जो है वो संकुल के माध्यम से अम्बेडकर जी होते तो बना रहे, फिर सोचते कि यार संविधान लिखूं कि ना लिखूं। और संविधान में कोई चीज होती है। आलोक भदौरिया, फाइनल कमेंट कृपया, 10 सेकेंड। भदौरिया जी, और कुछ संवेदनशील मुद्दे जो बात राघवेंद्र जी, और टाइम ओवर, प्लीज टाइम ओवर। भदौरिया जी ने जो बात कही है, ये बात अब भदौरिया जी को 10 सेकंड में दे रहा हूं, मैं फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूं। भदौरिया जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ बोलिए, अब आइए आपकी आवाज। भदौरिया जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में। देखिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र आगे बढ़ता रहे, असहमतियों को गुंजाइश दी जाए, एक विरोध को एक सम्मान दिया जाए। क्योंकि जब आपको मिलेगा तो इसका मतलब कि आपको अपनी जो कमियां थी उसको दूर करने का मौका मिलेगा। लोकसभा की प्रवर समितियों को भी मौका मिलना चाहिए ताकि कानून इतने पुख्ता बनाए जाएं कि उनको हड़बड़ाहट में बदलना नहीं पड़े। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी भारत की मुद्रा को एक सम्मान मिलना चाहिए। 5 और 6 साल में किसी भी मुद्रा को चलन से बाहर करने का सोचना भी उचित नहीं है। मुझे लगता है कि एक दीर्घकालीन नीति होनी चाहिए और नीतियों में निरंतरता होनी चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। और क्रोनिक कैपिटलिंग से हमको बचना चाहिए, हर हालत में बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। अरुणेश यादव आपका शुक्रिया, राघवेंद्र राजू आपका शुक्रिया, जय हिंद साहब आपका शुक्रिया, अरविंद जय तिलक आपका शुक्रिया, और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात पते की यही है कि विश्व गुरु हम तभी बनेंगे जब हमारी मुद्रा की शाख होगी, जब हमारी मुद्रा की शाख होगी, और तभी हमारी जो आर्थिक शक्ति है मजबूत होगी। क्योंकि ये आर्थिक युग है और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भले ही 9 सवाल वो पूछे हैं, विपक्ष है, उनका कर्तव्य है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को इन 9 सवालों से खारिज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।